देखो सेल्स वगैरह पढ़ के आए, 2-4 दिन पहले होमवर्क दिया था, कोशिका है, पढ़ी है, नहीं पढ़ी है देख लो। ठीक है, ऐसे देखिए अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। बेसिक क्या फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, अब मुझे एक बताओ इसमें मेन मेन पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसकी बात करूं मैं, साइटोप्लाज्म की बात करूं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड है। अब देखो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर एक बात है, अगर इसके बीच में फ्लूइड नहीं होता, मान लो अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तब क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो क्या होता, सारे फोर सेल्स डेड हो जाते। देखो साइटोप्लाज्म मेरे लिए क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक मीडियम किसके बीच में, जैसे मेरे पास न्यूक्लियस हो गया है, जैसे गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स है, मेरे पास राइबोसोम्स है, मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे लिंक करने की। अगर ये लिक्विड फ्लूइड नहीं होता तो मेरे पास कोई भी चीज एक दूसरे के पास में नहीं जाती, एक दूसरे के पास नहीं पहुंचता। ठीक है, फिर क्या होता, सब कुछ ड्राई अप हो जाता। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ काम करता, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, पावर हाउस, ठीक है, सब चीजों को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स का सुसाइड बैग्स, ठीक है, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स ध्यान रखना है, दीज आर नोन एज द सुसाइड बैग्स। यानी अगर आपके उसमें कुछ रह जाता तो ये क्या करते, बाकी सब चीजों को मार देते, ठीक है, या फिर इनगल्फ कर लेते अगर आप उसकी लैंग्वेज में पढ़ोगे पार्ट्स को। अच्छा, तो इनके बीच में जो लिंक है, अगर ये फ्लूइड नहीं होता, ये मीडियम नहीं होता, तो इनके आपस में ये एक्सचेंज नहीं हो पाता चीजों, जो भी मेरी बॉडी में क्या है मटेरियल है उस सब का एक्सचेंज नहीं हो पाता। जैसे मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, दो तरह के, एक तो रफ होता है, रफ एंडिकुलम रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या होता है स्मूथ, ठीक है, इसको बोलते हैं आर ई आर, उसको बोलते हैं एस ई आर। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब क्या स्मूथ का और रफ का क्या रीजन है, आगे आ जाओ नवनीत, अगर आगे आ जाओ, नहीं सब लोग आगे बैठते सब, ठीक है आ जाओ 2 मिनट में, सब लोग आगे बैठते हैं, बात के यहां ध्यान दो। अब बात क्या है, जब मैं माइक्रोस्कोप के एंड पे चीजों को देखता हूं तो मुझे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस में मुझे क्या दिखाई देता है, डॉट्स, डॉट्स दिखाई देते हैं। किसके, किसके दिखाई देंगे, रफ वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर डॉट्स दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर डॉट्स डॉट्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे राइबोसोम्स के वो डॉट्स दिखाई देते हैं, अगर उसके ऊपर है तो क्या है वो रफ है, और अगर नहीं है डॉट्स डॉट्स तो क्या है स्मूथ। किसका प्रोटेक्शन का काम करता है, लिपिड्स या फैट, लिपिड्स या फैट का। और वो क्या करता है, रफ वाले किसका करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर डॉट्स हैं तो किसका काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का, एंड नहीं है तो फैट्स या लिपिड्स के। मोस्टली वर्ड यूज करना लिपिड्स। ठीक है, अब ये जो इतना सब काम चल रहा है आपस में, इतना सब काम चल रहा है, ये किसकी वजह से, इन सब का एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू साइटोप्लाज्म। एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, सबके बीच। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि एक सर सेल वॉल की बात है। ठीक है, अब देखो दूसरी मेरे पास है एक चीज और, जो है देखो, अब जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इतनी सी बात क्लियर है गाइस, टाइम से आ करो। अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, और फूड जब खुद बनाएंगे किसकी वजह से बनाएंगे,
क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल में क्या है, क्लोरोफिल की वजह से नहीं, ठीक है। लेकिन सेल के पास ऐसा नहीं है, उस किस वाली, एनिमल सेल के पास। क्या एनिमल सेल सब कुछ अपना काम कर लेती है? कुछ सेल ऐसी हैं जो अपना खुद फूड बना लेगी, कुछ ऐसे हैं जैसे अगर मेरे पास ब्लड सेल है तो वो क्या करेंगी, वो फूड को कैरी करते, एक्सचेंज करते। अगर मेरे पास, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, अगर मेरे पास सिमिलर सेल्स हैं ऐसे एक जैसी, देन दीज सेल्स आर नोन एज, दीज सेल्स आर नोन एज सिस्टर सेल। ठीक है, कैसे सिमिलर है तो सिस्टर सेल कराएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्यों नहीं होती है? किसको? हाँ, प्रोटेक्शन चाहिए, अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, ओके। एनिमल सेल को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, अच्छा उनको ज्यादा चाहिए तो ये, ठीक है। क्या बता रहे थे प्रीति? यही बता रहे थे, ओके। कोई किसी के पास कोई और रीजन है? प्रोटेक्शन किससे चाहिएगा? अच्छा ये बताओ, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इन इंसानों जो इंसानी जो सेल है या फिर जो एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, क्यों? एक बात सोचो, क्या हम अपना खाना खुद बना लेते हैं? क्या हमारी सेल खुद थ्राइव कर सकती है? आप क्या करते हो? आप माउथ के थ्रू खाना खाते हो, खाना खाओगे, चबाओगे, सब कुछ होगा, फिर डाइजेस्ट होके वो क्या होगा, ब्लड के साथ में हर एक सेल तक जाएगा। यानी कहीं बाहर से ग्लूकोज आ रहा है किसमें, आपकी हर एक सेल में। और सेल इसके साथ क्या हो रहा है, प्लांट सेल के पास। प्लांट सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और फिर क्या करेगा, अपना खाना खुद बना ले। देयर इज अ समथिंग दैट इज नोन एज सर्वाइवल। हर कोई किसी के पीछे पड़ा है, सर्वाइवल के पीछे पड़ा है। किसका, टाइम से आया करो, किसका अच्छा सर्वाइवल या बुरा सर्वाइवल? आईएएस क्यों बनना है, या फिर ये जॉब करनी ही क्यों है, क्यों करनी है? मजे के लिए, बहुत सारे सब मजे आएंगे। मजे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, सर्वाइवल। बाकी और सर्वाइवलिटी है ना कि यहाँ पे आपको सोचना, बेसिक चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बेसिक चीजों के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। लाइफ इजी है, कोई हटा नहीं सकता। अपनी मर्जी से क्या करोगे, अपनी मर्जी से क्या करोगे, खुद को सस्पेंड कराओगे। बताया था कैसे सस्पेंड होते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए, एक दिन बोले कि चलो दो लोग हैं मिलके, क्या बोले कि थोड़ा टाइम 6 महीने के लिए मैं सस्पेंड हो, 6 महीने के लिए तुम, क्योंकि बीवी चिल्ला रही है। या फिर तुम लोगों की लड़कियां ज्यादा, सास कह रही है कि सारा दिन वहीं घूमती रहती है, कोई काम तो है नहीं, ये नहीं कि माँ बाप की सेवा कर ले। वो नहीं कहेगी ऐसा, वो नहीं कहेगी, वो यही कहेगी कि हम धन्य है, इतनी बढ़िया बेटी को जन्म दिया है। हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। बहू तब होती है जब वो काम की नहीं होती। अब तो तुम काम के हो जाओगे इसके, जब लोगों तो फिर बदसूरत और अच्छा बुरा क्या होता है, कुछ नहीं होता। सारा कंटेक्स्ट किसका है, सर्वाइवलिटी का। अगर प्लांट सेल अपना फूड खुद बना लेता है तो उसकी सर्वाइवलिटी क्या होगी, खुद रहे। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए, तुम बांटते फिरोगे क्या 500 रुपए को, या अपने पास रखोगे? तो अगर प्लांट सेल ने खुद का खाना बनाया है तो क्यों दूसरों को बांटता फिरेगा भाई? तो इसलिए क्या करता है वो, अपनी सर्वाइवलिटी के लिए उसके पास क्या है, सेल वॉल है, ताकि मेरे पास जो मटेरियल है वो बाहर ना जाए। लेकिन हाँ, इसके पास अब बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं कि इसको क्या है, इसको पानी निकालना पड़ेगा, या फिर बाहर से पानी लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, एक अलग फंडा है उसके पास। क्या है, वैक्यूल्स है। कहां गए वैक्यूल्स? वैक्यूल्स क्या है, बेसिकली ओपनिंग है। ये अपनी मर्जी से जब इनको रिक्वायरमेंट होती है, इंटरेक्ट करना होता है कहां से, इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, तो क्या करते हैं, वैक्यूल ओपन हो जाते हैं, उसके बाद वैक्यूल्स बंद हो जाते हैं। अब मेरे पास जो है यहां पे, इसके केस में, एनिमल सेल के केस में, मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब कोशिका झिल्ली क्यों है, क्योंकि इसको फूड तो बाहर से ही मिलेगा भाई, तुम खाओगे तब जाके फूड मिलेगा। और फूड कैरी किसके थ्रू होगा, ब्लड के साथ कैरी होकर जाएगा, ग्लूकोज ब्लड के साथ मिलकर जाएगा, एंड देन क्या, हर एक सेल तक पहुंचेगा। अब वो खाना सेल के बाहर बैठा है, ठीक है, और इसने सेल वॉल अपनी बना ली कि मैं तो नहीं खाऊंगा, रूठ के बैठा हुआ है। देन व्हाट विल हैपन, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सेल ने सर्वाइवलिटी के लिए क्या किया, एनिमल सेल ने अपनी सर्वाइवलिटी के लिए क्या किया, सेल वॉल को हटा दिया। क्यों हटा दिया, ताकि मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो, फूड अंदर चले। और
और सबसे बड़ा रूल क्या है, सबसे बड़ा रूल क्या है, यूनिवर्सल रूल। हमेशा फ्लो कैसा होगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अगर मेरा बाहर फूड बहुत ज्यादा है तो फूड अपने अपने क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन में चला जाए, मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो पता चला बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का कोई नहीं है, ये तो हम बोलते हैं, मेन रीजन क्या है, अपनी सर्वाइवलिटी। ठीक है, फर्क समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर जाके पढ़ाना। क्लास 6, 7, 8 की चीजें हैं ये। ठीक है, जो मेन चीज थी बताने की वो मैंने बता दी। हाँ, किसमें? हाँ होता है, सेल वॉल की बात है ना, उसमें दोनों चीजें होती है। हाँ नहीं, किसके थ्रू, अब देखो, अब बात ये भी तो है ना, उसको अपनी शेप को मेंटेन करके रखना है। अब देखो, अब मैं ये कहता हूं कि भाई आई फॉल फॉर यू, मेरा दिल तुम्हारे लिए गिर रहा है, ठीक है, अगर मेरी स्किन नहीं होती तो वास्तव में मेरा दिल निकल के गिर जाता। स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन एज ए बैरियर का काम करती है। ऐसे ही उनकी वॉल्स के लिए प्लांट सेल में क्या करता है, उनकी एक बैरियर का काम भी करती है। पर हाँ, कोशिका सेल वॉल, वॉल उसकी बैरियर, उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किन नहीं है। अब मेरे पास, अगर मेरे पास क्या, मेरे पास सेल वॉल नहीं है तब भी मेरा काम चल रहा है, बिकॉज मेरे पास अल्टीमेट, आगे आ जाओ गाइस, आगे बैठो, मेरे पास अल्टीमेट सोर्स क्या है, मेरे पास अल्टीमेट प्रोटेक्शन के लिए एनिमल में, पूरे एनिमल के किंगडम में मेरे पास स्किन है, जो क्या करती है, बैरियर का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उनके पास ऐसा है नहीं फंडा स्किन के जैसा कि जो उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर से बचाए। अब अगर मेरे पास स्किन नहीं होती और मैं पानी में नहा रहा होता, पानी में नहा रहा होता और मेरे पास क्या होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो फिर मेरा क्या होता, मेरी बॉडी में पानी फैल जाता। कार्टून्स देखते हो ना तुम, हम वैसे हो जाते कि अगर मैं 10 घंटे पानी में हाथ रखता तो मेरा हाथ में पानी पानी हो जाता। क्यों? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। लेकिन सेल स्किन क्या करती है, स्किन मेरा बैरियर का काम करती है। पर हाँ, कुछ हद तक तो अब भी होता है, कुछ हद तक तो अब भी होता है, क्योंकि क्या, कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है, रिजिड है, सेल्स है, ज्यादा देर पानी में हाथ डाल के देखो कैसे हो जाते पोर पोर से। लेकिन वो क्या करता है एज ए बैरियर, टाइम से अदरवाइज वो एज ए प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन प्लांट्स को क्या करे, प्लांट्स को दोनों काम करने हैं, एक तो अपना फूड बाहर नहीं जाने देना है, दूसरा जो अपना स्ट्रक्चर है उसको, आगे बैठो, अपने पूरे स्ट्रक्चर को बचा के रखना है। दिस इज द फिनोमेनन। वहां में मेम्ब्रेन भी होगा, जो प्रोटेक्शन वाली बात है वो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की बात है। अब पानी आता, सुबह पत्ती ऐसी है, तुमने पानी छिड़का, एलोवेरा की जैसी होगी, तुम्हारा मनी प्लांट का पेड़ पौधा देखा है, पतली पतली पत्तियां होती हैं। तुमने क्या किया, अब इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सोचो कैसी सिचुएशन होती, सेल वॉल नहीं होती, तुमने पानी छिड़का उसके ऊपर, या अगर तुमने बारिश में बाहर छोड़ दिया, सुबह तक देख रहे फूल के कैसे होगी, एलोवेरा जैसी पत्ती होगी है। क्यों? क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए भी सेल वॉल की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों रीजन है। ओके, ओके, हम आ गए हैं इसमें, सॉरी, है कोई ढंग की? देख, दो है मेरे पास, वन इज आरएनए, दूसरा इज डीएनए। ये मेरा है डबल स्ट्रक्चर, ये मेरा डीएनए होता है, दिस मेरा सिंगल है। ठीक है, इतना शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं मान के चल रहा हूं, होमवर्क इधर दिया पढ़। और क्या क्या पढ़ा इसमें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और क्या है, इस तरह से चल रहा है। ठीक, चार चीजें होती है, टी इसको थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, टी किसके साथ, ए किसके साथ करेगा, टी के साथ करेगा पेयर, एंड ये क्या करेगा, सी जी के साथ। अगर यहां पे ए होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, टी होगा, यहां पे सी होगा तो दूसरी तरफ जी होगा। ठीक है,
और यहां पे क्या है, यहां पे टी की उसकी जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है। ठीक है, अब एक बात सुनो, क्या तुम्हें बीटा सॉरी बीडीएनए और टीएनए का पता है? बीडीएनए एंड टीडीएनए, सॉरी टी नहीं, जेड, जेड। माइट डीएनए का क्या काम होता है? डीएनए का काम क्या होता है? ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन पूरी भी जेनेटिक, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सारी आपकी क्या करता है, स्टोर करता है। सारी इंफॉर्मेशन जितनी है, आपका कद कैसा रहेगा, क्या चीज आप करोगे, क्या चीज नहीं करोगे, ठीक है, आपकी आई का कलर कैसा रहेगा, ठीक है, साथ के साथ ये भी इंफॉर्मेशन कि आपका दिल कैसे, देखो अब छोटा बेबी है, पहले क्या हुआ मेरे पास, अब बात समझो सारी की सारी स्टार्टिंग से। मेरे पास क्या है, एक एग सेल है, एक स्पर्म सेल है, फ्यूजन हुआ, और फिर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, वो सब बना, और आगे चाहे सेल क्या होती रही, डिवाइड होती रही। ठीक है, सेल डिवाइड होती रही, उसके बाद में क्या हो, अलग अलग, पहले तो सारी सेल कैसी थी, एक जैसी सेल थी, फिर अलग अलग सेल में सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, कुछ सेल कैसी बनी, कुछ सेल स्किन सेल बनी, कुछ हार्ट सेल बनी, कुछ लंग सेल बनी, ठीक है, कुछ बोन बन गई, कुछ मसल बनी, कुछ कार्टिलेज बनी, सब अलग अलग हो गई, और सबका रोल क्या हो गया, अलग अलग हो गया, सबका रोल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब भाई ये किसने बताया इन लोगों को कि भाई कुछ टाइम पे कैसी सेल बनेंगी, किसी ने तो बताया होगा, किसी ने तो बताया होगा, और वो बताता कौन है, डीएनए, क्योंकि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। कि स्टार्टिंग में क्या थी, एक सेल थी, एग सेल, फिर क्या फ्यूजन हुआ, फिर एक सिंगल सेल बनी, कौन सा, जाइगोट बना, ठीक है, फ्यूजन होने के बाद में, और फिर सेल डिवीजन 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 होते होते बहुत सारी सेल बनी, पहले एक जैसी सेल है, फिर सेल का डिवीजन हुआ है, और उसी सेल से आपकी बोन भी बनी है। आज मैं देख रहा हूं मेरी बोन कैसी है, अलग बिल्कुल, मेरी क्या है, मेरी मसल कैसी है, बिल्कुल अलग, मेरी कार्टिलेज कैसी है, बिल्कुल अलग, ठीक है, मेरी हार्ट सेल कैसी है, बिल्कुल अलग, और हार्ट सेल में भी मेरा हार्ट की वॉल कैसी है, वो अलग, और हार्ट के अंदर मेरा ब्लड का पार्ट्स है, ब्लड में भी अपना अलग अलग है, व्हाइट ब्लड सेल अलग है, रेड ब्लड सेल अलग है, प्लाज्मा अलग है, सब अलग है, ठीक है, प्लेटलेट्स की सेल्स अलग है, और मैं करूंगा मेरी स्किन अलग हुई, लीवर सेल मेरी अलग हुई, इंसुलिन हार्मोन मेरे हार्मोन के लिए अलग बना। तो किसने बताया, ये सब कुछ लिखा हुआ था मेरे डीएनए में, ये सब कुछ बताया हुआ था मेरे डीएनए। डीएनए क्या हुआ, डीएनए पहले कन्वर्ट हुआ किसमें, आरएनए में, और आरएनए बाद में किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स ने क्या किया, मेरी बॉडी को बिल्ड किया, मेरी बॉडी को बनाया अलग अलग, और ये सब इंफॉर्मेशन कहां थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी मेरे डीएनए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि डीएनए ने कैसे काम किया। बुक्स में ये बात ऐसे लिखी नहीं मिलेगी जी, आपको समझ में आती है अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या होगा, एक सेल है, फिर से ध्यान दो, यहां पे एक सेल है, ठीक है, उस सेल में क्या है, उस सेल में ऑलरेडी डीएनए है, ठीक है, फ्यूजन हुआ, अब वो सेम सेल थी, सेम सेल का डिवीजन हुआ, मल्टीपल हुई, बहुत सारी सेल बनी, अब सब सेल एक जैसी है, लेकिन उसके बाद क्या है, सेल डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। तो ये बताया किसने, ये डीएनए बदले बताया कि कुछ सेल क्या बने, कुछ सेल बोन बनेगी, कुछ सेल मसल बनेगी, कुछ हार्ट बनेगी, ये सब डिवीजन होता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है किसमें, डीएनए। अब डीएनए के बारे में जब मैं बात करता हूं तो डीएनए में दो चीज होती है, डीएनए में दो चीजें होती है, एक तो है कोडिंग जीन और दूसरा है नॉन कोडिंग जीन। लिख लो, पहला कौन सा है, कोडिंग जीन, दूसरा कौन है, नॉन कोडिंग जीन। मेरे में लिखा है कोडिंग जीन और नॉन कोडिंग जीन। सॉरी मटेरियल लिखो इसको, कोडिंग मटेरियल ऑफ डीएनए एंड नॉन कोडिंग मटेरियल ऑफ डीएनए। लिख लिया, हो गया, लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे में और दुनिया के सारे इंसानों में कोडिंग जो मटेरियल है वो क्या है, सेम। मेरे में और दुनिया के सारे लोगों में, मेरे में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर इंसान है तो कोडिंग मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। किसका, डीएनए का। क्यों, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि
जैसे मैं खाना खाता हूं, जैसे मेरा दिल धड़कता है वैसे दूसरे का भी धड़कता है, जैसे मेरा दिमाग काम करता है वैसे काम उसका भी करता है। अब ये बात अलग हो सकती है मेरा थोड़ा ज्यादा करे, मेरा कम करे, ज्यादा कम ज्यादा डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन तरीका क्या है, एक जैसा। जैसे मेरी बॉडी में क्या है, यूरिन एक्सक्रीट होता है, वैसे ही सेम किडनी फिल्टर वैसे करेंगी। जैसे मेरा लीवर काम करेगा वैसे उनका लीवर काम करेगा। मेथड क्या है सबका, एक जैसा, चाहे पुरुष और चाहे महिला। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, टाइम से आया करो हमेशा, पास से आते हो अब तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा क्या है कोडिंग मटेरियल किसका, डीएनए का, सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सारा क्या रहेगा, सेम। और जो नॉन कोडिंग मटेरियल है वो आपका और मेरा सबका अलग अलग रहेगा। यानी कोडिंग मटेरियल मेरा कौन सा डिफाइन करता है, मेरा हार्ट कैसे काम करेगा, मेरी बाकी चीज कैसे काम करेगी, मेरा बॉडी का मटेरियल कैसा काम करेगा, ठीक है, मेरे वर्किंग कैसे होगी बॉडी की, वो क्या है मेरा कोडिंग मटेरियल। लेकिन मेरा क्या, मेरा नॉन कोडिंग मटेरियल कौन सा, मेरे हेयर कैसे होंगे, मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा स्किन का कलर कैसा होगा, मेरी आई का कलर कैसा होगा। ठीक है, ये कौन डिफाइन करता है, मेरा थंब इंप्रेशन, मेरा कोरोना, मेरा मेरा रेटिना, आई का रेटिना, मेरे फिंगरप्रिंट्स, ये सब किसका पार्ट हो गए, नॉन कोडिंग मटेरियल के। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऐसी चीजों से सवाल पूछते हैं प्रीलिम्स में, ये सब मेरा कहां होगा, नॉन कोडिंग। समझ में है, कोडिंग मटेरियल, नॉन कोडिंग मटेरियल। ठीक है, अब देखो पानी पी लो, इतना समझ में आ गया ना, पानी पियो। क्लियर है यहां तक, अच्छा। अब मैंने एक बात बताई थी, अब मेरा डीएनए होता कहां है, किसी को पता है, मेरा डीएनए होता कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, और कहां पे, न्यूक्लियस में। अब मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था, देखो इससे पहले, ओके, देखो ये इससे पीछे चलते हैं, अरे यार मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगा अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो। ऐसा तो ये हमारा है, मैं बता ही देता हूं, मेरा न्यूक्लियस अलग जगह होगा, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया अलग जगह, सारे किसके अंदर है, सेल के अंदर। अच्छा तुम लोगों को पता है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, वो तो हम भूल ही गए, क्या होती हैं, कोई बता दो मुझे तब तक, सुन लो बाकी सब, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, बताओ कौन बता रहा है, अरे बताओ पढ़ के आयोगे, क्या होता है प्रीति, प्रीति प्रीति बता, हाँ क्या होता है, क्या होती है, क्या बोल रहे हैं, ट्रू सेल्स, बताओ मुझे नहीं समझ में आपकी बात, सिंगल सेल होता है, ओके, मल्टी सेल होता है, ओके, और कोई फर्क, ओके, हाँ न्यूक्लियस नहीं होता जो आप बोल रहे हो, केंद्रक, ओके, और हटाओ यार, एनिमल सेल क्यों आ गया, और आगे निकलो ना। देखो जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी एग्जिस्टेंस में, यहां ध्यान दो, तो क्या था, सबसे पहले मेरे पास आई थी सिंगल सेल्स, ठीक है, और जो मेरी प्राइमेट सेल्स हैं, जो मेरी पहले आई थी, दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, फिर बदलाव हुआ बदलाव हुआ बदलाव हुआ, और आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो एडवांस सेल आ रही है, दी सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन इनके बीच में एक चीज और है, दैट इज नोन एज मीसोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज नोन एज
मीजो के। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूंगा तो मेरे पास क्या था, जो पहले वाले थे, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब वही वाले एनिमल्स वगैरह क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो बीच में जो है वो मेरे क्या है, एग्जाम्पल है डेंडी फ्लैजिलेट्स, डेंडी फ्लैजिलेज। एग्जाम्पल क्या है मीजोकैरियोटिक्स का, डेंडी फ्लैजिलेट्स। और मीजोकैरियोट क्या है, मीजोकैरियोटिक मीडियम बनाते हैं किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आज अगर आप और मैं हैं, सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। डॉग, मैमल्स, फिशेस, सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। यानी इनमें क्या मल्टीपल सेल है, न्यूक्लियस है, नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था इससे पहले कि मेरा डीएनए कहां होता है। तो आप लोगों ने एक ने बताया, जैसे प्रीति ने बताया था कि भाई हमारा डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसी और ने बताया सब न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब मेरा अब सेल के अंदर ही दोनों पार्ट है मेरा, जो केंद्रक जो बोल रहे हैं वो मेरा है न्यूक्लियस, वहां पे मेरा होगा, वहां पे भी होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मेरा क्या है, पावर हाउस ऑफ दिस है। क्या दोनों जगह होता है डीएनए, या कहीं और भी होता है। प्रीति आई है दूसरी वाली, प्रिया, ओके प्रिया बताओ कहां होता है। भावना, दोनों जगह होगा या कहीं और भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा ना, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस न्यूक्लियस में होता है, दोनों जगह होता है। मेरा मोस्ट ऑफ द डीएनए मेरा कहां होगा, इट इज फाउंड इन दी न्यूक्लियस। कहां होगा, न्यूक्लियस। लगभग मेरा 98%, और जो मेरा मेन वो है क्या है, न्यूक्लियस, सॉरी डीएनए, वो कहां मिलेगा मुझे, न्यूक्लियस। लगभग लगभग मेरा 95 to 98%, लगभग पूरी बॉडी का अगर मानूंगा तो कहां मिलेगा मुझे। लेकिन मुझे कुछ ट्रेसेस अमाउंट में भी क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, दैट इज फाउंड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलेगा दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। उसको मैं क्या बोलूंगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब यही चल के आगे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, अब देखो, अब सुनो, अब एक बात सुनो कि जो हमारी बॉडी में जो चीजें बनती है, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि बेबी से कैसे चीजें कन्वर्ट होती है, अगर मेरे डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए ही बन रहा है, देन इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, रेप्लिकेशन, या फिर बोलूंगा डुप्लीकेशन। क्या बोलूंगा, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। और अब मेरा क्या है, अब मेरा डीएनए डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, मेरी सेल है। अब क्या हुआ देखो, मदर का अब क्या गया, मदर का एग गया, ठीक है, उसमें पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, और सब क्रोमोसोम्स के पेयर में क्या है, 23 पेयर वहां से आए, 23 मदर फादर से आए। उनके पास क्या है, डीएनए भी गया, डीएनए भी गया। डीएनए जाने के बाद में क्या हुआ, डीएनए है वहां पे। अब डीएनए के पास क्या सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब डीएनए डायरेक्ट सब नहीं बताएगा, डीएनए पहले किसे बदलेगा, आरएनए में, और आरएनए किसे बदलेगा, प्रोटीन। आरएनए किसे बदलेगा, प्रोटीन में। तो अगर मेरा डीएनए किसे बदलता है, आरएनए में, देन इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, देन इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और डीएनए जब आगे चल के टाइम से आएगा, डीएनए जब आगे चल के क्या है, प्रोटीन में बदलता है। क्या है इसमें, हाँ सॉरी मैं डीएनए बोल गया, यस आरएनए आगे चल के, ये मेरा डीएनए बोल गया मैं, सॉरी। आरएनए जब मेरा आगे चल के प्रोटीन में बदलेगा, देन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ध्यान रखना गाइस, देन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और एक फंडा और होता है, मेरा आरएनए भी किस में बदल सकता है, डीएनए में बदल सकता है, देन इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोटीन तो मेरे बिल्डिंग ब्लॉक है ही। यानी जब मेरा बेबी बनेगा और मुझे जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए है किससे, डीएनए से, तो क्या होगा, डीएनए मेरा किस में टूटेगा, आरएनए में। किसकी फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से।
और ट्रांसक्रिप्शन से बाद में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और फिर मेरे पास क्या आएंगे, प्रोटीन आएंगे, और प्रोटीन तो मेरे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। एंड दिस रिवर्स प्रोसेस, अगर मेरा आरएनए से डीएनए बन रहा है, देन इट इज नोन एज रिवर्स। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूरी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेरे वैक्सीन वगैरह बनाने में जरूरी हो, बनाने में मेरे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, दो तीन बताई है। फर्स्ट वन इज रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन, यानी मेरे डीएनए से क्या है, डीएनए बने तो मेरा क्या हो जा, या तो मैं उसको रेप्लिकेशन बोलूंगा या फिर क्या बोलूंगा, डुप्लीकेशन बोलूंगा। अगर मेरा डीएनए से आरएनए बन रहा है, देन इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और मेरे आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, और मेरा आरएनए से वापस रिवर्स में क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। और थैलेमलेशिया, थैलेमीमिया, एक दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम है, थैलेसीमिया, नहीं थैलेसीमिया तो बीमारी है, बीमारी में थैलेसीमिया की बात नहीं कर रहा हूं, थैलेसीमिया एक बीमारी है, आई नो इट। दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये आरएनए से डीएनए निकालने की प्रोसेस बताई थी, ठीक है। और मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनका नाम थाइनीन कुछ करके था, थाइनीन एंड राइबोसोम्स कुछ करके था, होमवर्क में लिखो, होमवर्क लिख लो, ठीक है, कि किसने डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को बताया था, हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके नाम पे इसको ये भी बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर, इसको थाइनिनिज्म कुछ करके ऐसे बोला जाता है, ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर की थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अलावा इसको एक चीज से और बोला जाता है, ठीक है। स्पेस छोड़ दो, अपनी नोटबुक पे जाके लिख लेना दोबारा जब पढ़ेंगे। तो पता लगा कि मेरी बॉडी कैसे सेल्स बनाए, कैसे जनरेट करेगी, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक है। लक्ष्मी आगे चले, पूजा, नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा फिर से बता देना, मैं दोबारा बता दूं, चले आगे। अब मैंने आप दोनों को दो चीजें बताई, मेरा डीएनए जो होता है मेरा दो तरह का होता है, एक तो होता है बी डीएनए एंड जेड। अब एक बात समझो, आरएनए मतलब है क्या, आरएनए ही है, सिंगल वाला ही है, और आरएनए मेरा ऐसे जेवड़ियों के शेप में खा रहा है ऐसे, तो क्या बनेगा, जेवड़ी रस्सी ऐसे तो खाती है, ठीक है। इतनी हैरानी समझते हो यार, क्या हंस रहे हो, ठीक है, खाएगी रस्सी, ठीक है। तो वो जो है, अगर मेरा आरएनए का जो ये वो सॉरी डीएनए का ये वाला लेयर पहले अगर कैसा है, टूवर्ड्स राइट है, ये कैसे है, टूवर्ड्स राइट, ये वाला टूवर्ड्स राइट, देन इट इज नोन एज बीडीएन, इट इज नोन एज बीडीएन, क्या हो गया है, बीडीएन। और अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, देन इट इज जेड, ठीक है। फर्क पता लग गया, कुछ नहीं है, ठीक है, पार्ट दोनों डीएनए की, ओके। और मेरे पास इसमें क्या था, एक मिनट, लेट मी चेक, कुछ और भी था क्या, ठीक है। और चीजें लिख लो, ये तो होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के साइज का, ठीक है, ये होता है 45 आर्मस्ट्रॉन्ग के, इट इज नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग, ए के ऊपर डिग्री, इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ये साइज है, ठीक है, 10⁻⁻10 -10 कितना है,
10⁻⁻10 मीटर। साइज अगर मैं बात करूं तो साइज में बड़ा कौन सा है, जेड वाला। और अगर तुम्हें नहीं भी याद रहता ना, तो हम देखो कैसे लिखते हैं, एबीसीडी ऐसे लिखता हूं। अगर तुम्हें ये नहीं याद रहता है कि हम कंफ्यूज, मैं ऐसे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो मैं कैसे लिखता हूं, राइट टू, पहले कौन सा आ रहा है, तो मेरा क्या है, राइट वाला ये है। और लास्ट में उल्टा लिखूंगा तो मेरा जेड आएगा। तो फिर मैं अगर वहां से स्टार्ट करूं तो मेरा कैसा है, मैं लेफ्ट की तरफ चलता हूं। इतना तो ध्यान रहेगा ना। तो बी वाला मेरा कौन सा है, राइट हेलिकोलाइडल है, एंड जेड वाला मेरा कौन सा है, लेफ्ट। साइज की बात करूं तो मेरा क्या है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसका 45 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग है। और इसमें क्या लगभग लगभग 10, सॉरी, अब इन्होंने डिस्टेंस जो पूछी है, देखो ये जो एक टर्न है, यहां तक यही पूरा होगा ना, इसके बाद ये यहीं से दूसरा टर्न ये चल जाए। इसकी पूरे की जो वो है, इट इज 34 डिग्री, सॉरी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या 45 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर दो न्यूक्लियोइड्स के बीच में डिफरेंस होगा, देन कितना होगा, 3.4 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग या 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक पूरे लपेटे की जो डिस्टेंस है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन दो न्यूक्लियोइड्स के बीच में डिफरेंस होगा तो कितना होगा, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स और लिख लो, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूंगा तो इसमें कितने होंगे, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें क्या होंगे, 12 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्या है, देखो ये जो पूरा एक टर्न है, ये पूरा एक जो है, अगर डीबीडीएनए है तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड्स। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी कितनी होगी, 3.4। ठीक है, और उसमें कितने, 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर मैं डिग्री की बात करूं कि कितने डिग्री, एक टर्न में कितने डिग्री पे झुका हुआ है, तो बी वाला मेरा कितना डिग्री पे झुका हुआ, 36 डिग्री पे, और ये वाला झुका हुआ मेरा 60 डिग्री। कुछ नहीं है, रट्टा मार के याद कर लो। ठीक है, अभी तक ये पूछा नहीं है गया है, तो ऐसी चीजों के चांसेस होते हैं कि पूछ ले कितने डिग्री पे घूम रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं, 34 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा। ये क्या है, मेरा राइट की तरफ टर्न कर रहा है, जेड वाला मेरा लेफ्ट कोलाइडल टर्न करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी, एक उसके पूरे फेयर के बीच में 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस, एंड कितनी 45 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 10 न्यूक्लियोटाइड हो गए या 12 न्यूक्लियोटाइड हो गए। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का, यहाँ पे 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग का। और अगर डिग्री कितने डिग्री पे झुकाव है, देन 36 डिग्री पे किसका है, बी डीएनए का, और 60 डिग्री पे किसका है, जेड डीएनए। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ वो नहीं करनी है तुम लोगों ने, रिसर्च कोई काम का नहीं है, नहीं डॉक्टर बनना है। जितना लिखवाया उतना याद कर लो, आए तो कराना, वरना अपनी मेमोरी में याद रखना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया, टाइम से आया करो। जेनेटिक मटेरियल बता दिया, कोडिंग नॉन कोडिंग। या एक मिनट रुको, मेरे पास एक वो थी पीपीटी ड्राइव, साइंस प्रोजेक्ट्स।
एक मिनट गाइस। ईमेल। गाइस रुको, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एक मेरी पीपीटी डाउनलोड नहीं हो रही, रुक जाओ एक बार। गूगल ड्राइव साइंस प्रोजेक्ट फोल्डर। छोड़ो, ये नहीं हो रहा है पीपीटी। छोड़ो, नहीं हो रही है पीपीटी, नहीं आ रही है। देखो, आरएनए डीएनए पता लगा। अब एक सवाल ये उठता है कि सर जीन क्या चीज है? एक्चुअल में जीन क्या है? आप लोगों ने एक चीज देखी, डीएनए दो पार्ट है, कोडिंग वाला, नॉन कोडिंग वाला। जो मेरा डीएनए का कोडिंग पार्ट है दैट इज नोन एज, सिर्फ कोडिंग का हिस्सा। नॉन कोडिंग वाला जो पार्ट है वो क्या नहीं है? मेरा जीन। मेरा जीन। अच्छा, अब अगर मेरे मैं डीएनए की बात करता हूं। अब मैं बेबी से स्टार्ट कर रहा था, मैंने सब चीजें, मैंने बताया कि कैसे जब बेबी होगा, फ्यूजन होगा, सब कुछ होगा, देन क्या है, आरएनए डिस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब होगा, और फिर एक सेल से अलग अलग सेल डिवाइड होके बच्चे। ठीक है, अब मेरी बात सुन। मैंने आपको डीएनए की दो लोकेशन बताई, एक तो वो केंद्रक वाली, न्यूक्लियस वाली, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया वाली। अगर मेरे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कभी भी कुछ एरर आ जाता है, देन इट विल गिव्स मी ए हेरिडिटरी डिजीज। अब एक बात समझो, बेसिकली जब डीएनए में प्रॉब्लम आएगी तो ये जब जाएगा, मेरे पास सेल किसकी है?
मेरे पास क्या है, एग सेल, कहीं मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास क्या है, डीएनए, ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे पास क्या है, ट्रेसेस है डीएनए के। जब मेरे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आ जाएगा देन इट विल गिव्स, अब ये क्या होगा, अब ये मेरा, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिफॉर्मिटीज के अकॉर्डिंग जितनी भी मेरे पास प्रॉब्लम आएंगी दैट विल कॉज ड्यू टू द मदर सेल, ड्यू टू द मदर सेल। एक चीज सुनो, चलो जिनको ये भी नहीं पता है वापस आओ, इससे पहले एक चीज पढ़ो, क्रोमोसोम्स। जीन्स याद है, कोडिंग पार्ट है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23, ठीक है, 22 कुछ है अपने अलग, 20 पेयर है तो क्या होते हैं, 44 कितने, 46 क्रोमोसोम्स। 21 तो अपने नॉर्मल है, 1 इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यही डिफाइन करता है कि क्या होगा, ये डिफाइन क्या करता है कि जेंडर बेबी का क्या, यानी ये क्या, अगर कोई फीमेल है, अब देखो, अब 23 प्लस 23 कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स। 44 क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड दिस इज मदर, दिस इज मदर, ऐसे ही क्या है, फादर है, ठीक है। 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 44 वैसे हैं, दो वाले कौन से, सेक्स और वो है। यहां पे क्या मेरे पास में एक्स एक्स, एंड दिस इज एक्स एक्स वाई। अब क्या हुआ, क्या, अब ये क्या करेंगे, अब ये सिर्फ 23 देंगे, और 23 कौन देगा, तो यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास क्या है, 22 प्लस 22, और यहां पे मेरे पास क्या है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यहां पे मेरे पास क्या है, अरे बाबा, 22 प्लस 22, 1 प्लस, यहां से क्या करें, यहां से अब देखो, तेईस उठे, यहां से भी 23 उठे, बेबी बनेगा 46, पेयर बन जाएंगे, क्या है, आधे पेयर, 23 पेयर कौन देगा, मदर, 23 पेयर कौन देगा। अगर यहां से एक्स उठ के आया है और यहां से भी क्या उठ के आया है, एक्स, देन क्या होगा, लड़की हो जाएगी, ठीक है। यहां से एक्स उठ के आया और यहां से क्या आ गया है, वाई, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, अगर मान लो हल्की फुल्की गड़बड़ हो जाए, या फिर क्रोमोसोम्स में कोई बदलाव आ जाए, देन इट इज नोन एज म्यूटेशन, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज म्यूटेशन। अब मेरे पास क्या है, जीन है, जीन में आएगा कोई बदलाव होगा, अब नॉर्मल सही आता है तो बच्चा क्या आएगा, ठीक ठाक स्वस्थ पैदा हो रहा है, 23 पेयर उधर से 23 पेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे क्या है, कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज आ जाए, कोई ना कोई म्यूटेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, देन क्या है, बाई बर्थ क्या हो जाएगी, उसको, चाइल्ड को क्या हो जाएगी, बाई बर्थ चाइल्ड को क्या हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी, ठीक है। अब सुनो, अब एक चीज देखो, जेनेटिकली जो है, जेनेटिकली जो बीमारी है, जेनेटिकली, सॉरी, जेनेटिकली या फिर इनहेरिटेंस डिजीजेस, जेनेटिक बीमारियां या फिर क्या है, वंशागुणित जो बीमारियां हैं, वंशागुणित जो बीमारियां है वो यही से। मान लो इस 23 वाले पेयर में मदर या फादर में किसी एक के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी एक के साथ क्या है, कोई प्रॉब्लम, तो क्या करेगा, अपने जीन ट्रांसफर करेगा, एंड देन वो जीन कहां आएंगे, बेबी के पास आएंगे, एंड बेबी को भी वो बीमारी
फादर में, ठीक है। और अगर दोनों में आ गए हैं, अगर दोनों के हैं तब भी लगेगी, और दोनों के तो दैट इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मजा नहीं आ रहा, रुको पीपीटी मिलनी चाहिए मेरी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ड्राइव से डाउनलोड नहीं हो रही है गूगल ड्राइव से। थोड़ा बाद में समझ में आ गया बात, ठीक है। म्यूटेशन होगा, कुछ भी होगा। अब देखो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत है, अब किसके थ्रू आएगा? अब कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ पुरुषों को इफेक्ट करेंगी। यहां सुन, कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती है जो सिर्फ पुरुषों को क्या इफेक्ट करेंगी। यहां पे क्या है, अगर वेरिएशन किसी में है, चाहे मदर में है चाहे फादर में है, म्यूटेशन हो रहा है, और कुछ बीमारियां क्या होंगी जो महिलाओं इफेक्ट करेंगी, कुछ कैसे होंगी सिर्फ पुरुषों को इफेक्ट करेंगी। एग्जाम्पल डीएमडी, डीएमडी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक तरह का डिसऑर्डर है, किसी में जीन चाहे किसी से है, चाहे फादर से है चाहे मदर से है, लेकिन बीमारी किसमें उत्पन्न होगी? सिर्फ और सिर्फ लड़कों। और इस केस में क्या होगा, अगर मदर, अगर बेबी हुई है, अगर यहां पे क्या है, ये एक्टिवेट हुआ है, ट्रिपल डबल एक्स आ गया है, ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, अगर ये डीएमडी है तो ये पूरी लाइफ लॉन्ग इसको क्या नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन फिर से अगर लड़का होगा तो। और ऐसा भी नहीं कि हर बार इफेक्ट करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, 5,000 में से सिर्फ एक को ही हो, लेकिन गर्ल्स को। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ किसको इफेक्ट करेंगे, मान लो अगर म्यूटेशन हुआ है जीन में, ठीक है, जैसे एक बीमारी है थैलेसीमिया, ठीक है, क्या होता है थैलेसीमिया में, ब्लड डिसऑर्डर लगा लो, थैलेसीमिया में छोड़ो, ब्लड डिसऑर्डर लगा लो, ब्लड डिसऑर्डर समझते हो, या फिर आपको ल्यूकेमिया वगैरह है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बताया था, ये तो बता रखा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी अगर जीन में हो रखा है तो इट कैन इफेक्ट बोथ, लेकिन ड्राइव कहां हो रहा है, पेरेंट्स से ड्राइव, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तरीके हैं। अब मेरे पास एक एग है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक में कहीं मेरे पास क्या है, डीएनए है, और कहीं मेरे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास क्या है, ट्रेसेस अमाउंट में क्या है मेरे पास में, डीएनए, ठीक है। फ्यूजन हो, स्पर्म आया, चलते चलते क्या है, फ्यूजन होके इट विल फॉर्म, और मदर के थ्रू क्या है, दिस इज द डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या होगा, बेबी के पास पहुंचेगा, और जब बेबी के पास आएगा तो बेबी को बीमारी, तो क्या मैं इनको रोक सकता हूं बीमारियों को, क्या मैं रोक सकता हूं? आंसर इज यस। मेरे पास दो तरीके हैं जिनकी वजह से क्या है, मैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, अगर मदर का डिफेक्टिव डीएनए है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको सही कर सकता हूं। कैसे? पहला स्टेप, पहला तो क्या कहता है, पहला तो ये कहता है कि भाई अब क्या हुआ, मेरे पास एग है, ठीक है, और ये क्या है मेरा, सॉरी, ये एग में मेरे पास क्या है, डिफेक्टिव डीएनए। मैं क्या करूंगा, मैं डिफेक्टिव डीएनए को हटा, ठीक है,
ये मान लो मेरे पास जायगोट ही बन गया, मेरे पास क्या है, फ्यूजन हो गया, यहां पे मेरे पास क्या है, फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन से मेरे पास जायगोट बन गया, और यहां पे कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, कहीं ना कहीं मेरे पास डिफेक्टिव डीएनए। मैं क्या कर सकता हूं, इसको निकाल दूंगा, और एक क्या है, और हेल्दी क्या लूंगा, हेल्दी एग लूंगा, हेल्दी क्या लूंगा, एग लूंगा, और हेल्दी एग में से क्या निकालूंगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकालूंगा, और इसको क्या करूंगा, ठीक है। पहला तो मेरा तरीका ये है, मैं जायगोट में करूं, और फिर जायगोट को दोबारा कहां प्लेस कर दूंगा, यूट्रस, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि मैं क्या लूंगा, मेरे पास एक मदर है, मदर का क्या है, एग है, मदर का क्या है, एग है, और इस एग में क्या है, वी हैव डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और मेरे पास क्या है, फादर के थ्रू क्या है, मेरे पास में स्पर्म्स है। मैं क्या लूंगा, मैं एक हेल्दी लूंगा, हेल्दी एग, और हेल्दी एग से क्या करूंगा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर दूंगा, और क्या होगा, मैं इसी को क्या बनाऊंगा, इसमें क्या करूंगा, ये वाला इसमें प्लेस कर दूंगा, एंड नाउ आई गोट हेल्दी, और अब मेरा क्या होगा, अब आगे मेरा फ्यूजन होगा एग प्लस स्पर्म का, एंड देन मेरे पास बाद में फिर क्या बनेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस में कितने लोग शामिल हैं, एक, ये दो, और ये, और इस तरह के जो बेबी होते हैं उन बेबी को बोलते हैं थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट, और ये मेरे पास दो तरीके हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से होने वाली बीमारियों से बचा सकता हूं। आ जाओ, टाइम से आया करो बेटा, रिपीट करो, 1 मिनट रुको। आज जो, अब चले जाओ आगे से, अपना पानी वानी लेके बैठा करो, जाओ। देखो मेरे पास दो तरीके होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, दोनों उठ के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, दोनों उठ के, पीछे नहीं बैठना, आगे आ जाओ, आगे बैठो, हमेशा आगे आ जाओ। अभी देखो मेरे पास दो तरीके, पहला तरीका है मेरे पास में प्रो न्यूक्लियर, आई थिंक थेरेपी, प्रो न्यूक्लियर प्रोसेस या थेरेपी, कुछ ऐसा ही। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एग वो है, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर, मेरे पास क्या है, एक मदर का एग, ठीक है, एक एग है, और एग में क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मेरे पास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और सॉरी डीएनए है, और ये मेरा क्या है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल, होगा क्या, यहां से स्पर्म आया, फ्यूज हुआ, मेरे पास क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास में फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास जाइगोट बन गया, ठीक है, मेरे पास क्या बन गया, जाइगोट, और इसी जाइगोट में मेरे पास क्या, कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिमूव करूंगा, इसको क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, एंड रिमूव करने के बाद में मैं इसके अंदर एक हेल्दी, हेल्दी क्या डाल दूंगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये मेरा अब यहां पे फ्यूजन हो चुका है, यहां पे पहले क्या हो चुका है, फ्यूजन हो चुका, उसके बाद में मैंने क्या किया है, एडिटिंग, एडिटिंग, तो ये मेरा होगा प्रो न्यूक्लियर, ठीक है। दूसरा मेरा है रिकंस्ट्रक्ट, दूसरा मेरा है रिकंस्ट्रक्ट डीएनए थेरेपी करके कुछ है, डीएनए थेरेपी, एक बार ये नाम गाइस एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है।
हो सकता है इसमें कुछ और, मतलब मोस्ट प्रोबेबली रिकंस्ट्रक्ट डीएनए थेरेपी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास एक मदर है, मेरे पास क्या है, एक मदर है, और मदर का क्या है, मदर के पास क्या है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मदर के पास क्या है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। अब क्या है, फादर है, फादर के स्पर्म में। अब ये क्या करेंगे, अब इनको पहले से ही पता है, इनको पहले से ही पता है। ये क्या करेंगे, ये बाहर एग और इनको अलग करके किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, उसका भी फीमेल का क्या होगा, एग होगा, और उसका क्या है, उसका हेल्दी है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये क्या करेंगे, ये इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिमूव करेंगे एंड इट विल बी प्लेस्ड इनटू, इसमें क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये लोग स्पर्म लेंगे, ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद में फिर प्रोसेस वही चलेगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में क्या, दोनों मिलेंगे, फ्यूजन होगा, और फिर क्या बाद में, जाइगोट फॉर्मेशन। यहां पे कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दो तीन, रिकंस्ट्रक्ट डीएनए थेरेपी, एंड दिस इज द बेस ऑफ थ्री पेरेंट, थ्री पेरेंट, इसका बेस है ये थ्री पेरेंट, ठीक है। अभी डाउट है कोई, ये कहलाता है नो डीएनए थेरेपी, दिस इज नोन एज रिकंस्ट्रक्ट एग टेक्नोलॉजी। क्रैक कर, रिकंस्ट्रक्ट एग टेक्नोलॉजी। क्या हो गया श्वेता, क्या हो गया, क्या है, रिमूव रिमूव रिमूव। हम क्या करेंगे, ये वाला जो हेल्दी डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको रिमूव करेंगे, इसको कहां करेंगे, इस डिफेक्टिव वाले में प्लेस कर दें, ठीक है। पहले वाला होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, दिस इज द रिकंस्ट्रक्ट एग टेक्नोलॉजी, और यही बेस है किसका, थ्री पेरेंट बेबी, ठीक है। एक लिखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, एक टर्म लिखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जितने मेरे पास क्या है, डिफेक्टिव डीएनए वो है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको एड्रेस करने की टेक्नोलॉजी। देखो अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी क्या है, बताया था ना पहली क्लास में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बेसिक क्या है, ठीक है। किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे क्या करना, इनोवेशन, वो क्या कहलाएगी, टेक्नोलॉजी। और इंजीनियरिंग क्या कहलाएगी, इंजीनियरिंग क्या कहलाएगी, कि मेरे पास चीजें मौजूद है, मैंने क्या करा, सबको जोड़ के असेंबल कर। अगर मेरे जेनेटिक मटेरियल में क्या है, कोई ना कोई क्या है, फॉल्ट है,
उन सबको मैं एड्रेस करूंगा, और एड्रेस करने की विधि क्या कहलाएगी? मैंने ये नहीं किया है कि मेरे पास डिफेक्टिव डीएनए है तो मैंने क्या कर दिया, उसी पे रिसर्च करके उसको सुधार दिया। नहीं, मैंने उसको निकाला और निकाल के क्या कर दिया, उसकी जगह पे दूसरा डीएनए डाला। यानी मेरे पास क्या था, वही इंजीनियरिंग में कार बनाते, एग्जांपल कार वाला दिया था ना, मेरे पास क्या, मेरे पास थोड़ा स्पेस बचा, मैंने क्या कर दिया, आगे एलईडी पैनल लगा दिया, ठीक है, एसी डाल दिया। क्या था, एसी का कुछ और काम था, लेकिन बाद में गाड़ी में मैंने बाहर से चीजें उठाई। सेम इंजीनियरिंग। तो जो मैंने बताया है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, या फिर क्या है, रिकंस्ट्रक्ट एग थेरेपी, नो टेक्नोलॉजी, वो सब किसके पार्ट है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। किसके पार्ट है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जीन टेक्नोलॉजी और देखो। ठीक है, टेक्नोलॉजी छोड़ो, इसको थेरेपी लिखो। जीन थेरेपी, किसी को पता है व्हाट इज जीन थेरेपी? डिफेक्टिव जीन को क्या करना? रिप्लेस करना है, और उसके रिकॉर्डिंग जितने भी हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है उनको सही करना। संतोष क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो? ध्यान दे लो यहां पे। ठीक है, इतना गहन मगन हो गए तो फोन, मतलब नहीं चलाए तो अच्छी बात है, ध्यान दो यार। देखो, स्टार्टिंग में हमने कहां स्टार्ट की थी? हमने सेल से स्टार्ट की चीजें, सेल से स्टार्ट की चीजें, कहां पहुंचा? फिर हमने सेल का पूछा, सेल वोल का क्या सब प्रॉब्लम है, ये सब। एंड देन हम कहां पे आए? डीएनए पे आए। डीएनए के हमने पार्ट्स देखे। डीएनए में हमारे पास क्या होगा? डीएनए से हमारा आरएनए बनेगा, आरएनए से हमारा कहां बनेगा? प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, डीएनए डीएनए बना तो क्या है? डुप्लीकेशन है या फिर रेप्लीकेशन है। डीएनए से आरएनए बनेगा, देन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, और डी आरएनए से जो मेरा प्रोटीन बना है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन और लेशन। और अगर मेरा आरएनए से डीएनए बनेगा, देन इट इज नोन एज रिवर्स। अब फिर हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। अगर माइटोकॉन्ड्रियल, फिर हमने उसकी बात की कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, जीन ट्रांसफर होते हैं, म्यूटेशन किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, म्यूटेशन किस पॉइंट पे होगा। अच्छा, क्या कुछ मुझे एक बात बता सकता है कि क्या लिविंग एंटिटी, क्या सर म्यूटेशन हमेशा जब एग का फ्यूजन हो रहा है, या फिर क्या है, जब बेबी बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, फ्यूजन के टाइम पे जागट फॉर्म में, तभी म्यूटेशन हो रहा है, फिर बीच में भी लाइफ के दौरान म्यूटेशन हो सकता है? हो सकता है। होमवर्क लिखो, लिखो एट व्हाट पॉइंट्स म्यूटेशन कैन हैपन इन एनिमल्स। किन किन बिंदुओं पे म्यूटेशन जानवरों में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है। ठीक है, और एनिमल्स भी छोड़ो, ऑर्गेनिजम्स लिख लो, पता करके आना। एक तो मैंने बता ही दिया, दूसरे और कौन कौन से? मैं कह रहा हूं कि किन किन बिंदुओं पे म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर जंतुओं में, जंतुओं में किन किन बिंदुओं पे म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, एक तो हमने बात कर ली, बाकी कोई और पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, एक चीज समझो, देर इज 2-3 पॉइंट्स। एक फर्क है म्यूटेशन में और इवोल्यूशन में। पता है व्हाट इज इवोल्यूशन एंड व्हाट इज म्यूटेशन? पता होगा। एंड क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का इंक्रीज होना। देखो, इतना तो क्लियर होना चाहिए। किसी को कुछ और बताना है, कुछ ऐड करना है? दीपिका, सेम क्या बोला इन्होंने? वही पूछ रहा हूं ना, आप रिपीट कर दो क्या बोला है। मुझे इनकी भावना की बात समझ में नहीं आई। क्या बोला है? क्या बोला है? अरे मजाक की बात, इसी से बता रहा हूं, मुझे इनकी बात नहीं समझ में, सच बता रहा हूं, बताओ व्हाट इज इवोल्यूशन? हाँ, क्या किया है? ओके, चलो छोड़ो, कोई बात। देखो, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स में कोई बदलाव आ रहा है, कोई चीजें हो रही हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ म्यूटेशन।
और अगर पूरी स्पीसी के अराउंड में कुछ आ रहा है दैट इज, और ये जरूरी नहीं है कि वो फिजियोलॉजिकल हो, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल शारीरिक कोई बदलाव इवोल्यूशन का क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। कैसे? इवोल्यूशन का एक और एग्जांपल समझो। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत अति चतुर चालाक किस्म के लोग होते हैं। क्यों? क्यों? उनके जीन तुम्हारे से ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा होता तो उनके मां बाप भी अति चालाक चतुर किस्म के होते, लेकिन उनके मां बाप तो बेचारे शरीफ आदमी है, ठीक है, बिल्कुल गौ आदमी, अल्लाह की गाय टाइप, ठीक है, लेकिन वो कैसे हैं, तोबा तोबा वाले। क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके एनवायरमेंट में, उनकी सराउंडिंग में उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जिनमें क्या हुआ, जिनके साथ अपने एनवायरमेंट का इंटरेक्ट करते करते क्या है, उनके ब्रेन ने उस तरीके से एक्ट करना डेवलप कर लिया है। तो उसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन में किसका रोल हो, जीन्स का। तो इवोल्यूशन कैसा होता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। देखो जब स्टार्टिंग में इवोल्यूशन आया तो क्या आया, मैंने आप लोगों को ध्यान है वो चीज बताई थी कि कैसे कैसे वो आए थे, वर्टिब्रेट्स आए, कैसे सी से बाहर जमीन पानी में लोग आए। सबसे पहले क्या थे, एल्गी वगैरह थी, कैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा पानी में, जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा फिर क्या है, इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो एक ही जगह पे रह रहे थे, लेकिन एक ही जगह पे जब उनकी वो क्या है डेंसिटी थ्राइव की तो क्या हो गया, फूड की कमी होगी, फूड की कमी होगी, और जब फूड की कमी हुई देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, वो लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए उनको किसकी जरूरत थी, रीढ़ की हड्डी की, क्योंकि रीढ़ की हड्डी क्या करेगी, मोबिलिटी में हेल्प करेगी। यस, फ्लैजलाइट्स और जो क्या है लेग्स होती नहीं, फ्लैजलाइट्स होते थे, टेंटिकल्स थे, लेकिन वो उनको दूर मूवमेंट नहीं करा सकते थे। रोल किसका है, डेवलपमेंट, वो भी इवोल्यूशन था, लेकिन कैसा इवोल्यूशन था, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक बदलाव हुआ, शारीरिक इवोल्यूशन हुआ। लेकिन अब देखो, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन की, कहां हुआ, क्या होता था प्लांट्स में, क्या था, बहुत सारी तितलियां अपने अंडे प्लांट्स के लीव्स पे देती हैं तितली, और जब वो अंडे देती हैं तो एक येलो कलर का अपना छोड़ती हैं वहां पे, एंड देन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में एग होगा, फिर लार, मतलब एग से क्या बनेगा, पुपा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर वो बटरफ्लाई आ जाएगा। और जैसे छोटा लार्वा होगा ना, उसका काम यही है कि वो क्या करेगा, वो पत्तों को खाएगा भोजन के, फिर कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर के बाद बन के सब चीजें इट विल कन्वर्टेड टू बटरफ्लाई। अब जब बटरफ्लाई को क्या करना पड़ता था, अपने एग ले करने पड़ते थे, तो सबसे बेस्ट चीज क्या देखती थी कि कौन सा पत्ता सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, ठीक है। फिर आया दौर चींटियों का, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर आया चींटियों का दौर। चींटियों को पता लग गया कि पत्तों पे क्या है, लार्वा एग लेकर के जाते कौन, बटरफ्लाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना स्टार्ट, ठीक है। पर इससे पहले एक इवोल्यूशन हो रहा है, सुनो, इससे पहले एक इवोल्यूशन हो रहा है कि जब पत्तियों पे थे तो पौधों ने बोल किया, पौधों को क्या लगा कि हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे कैटरपिलर हमारे क्या खा जाएंगे, पत्तियां खा जाएंगे, और जब हमारी सारी पत्तियां खा जाएंगे देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा, अगर हमारी पत्तियां ही नहीं रहेंगी पौधों की तो फोटोसिंथेसिस कहां से करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैमोफ्लेज किया। कैमोफ्लेज समझते हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना डोडे हुए, मतलब बिना एग डाले डोडे निकालने स्टार्ट कर दिए, किन्होंने, पौधों ने। सेम उसी कलर के डोडे जिस कलर के क्या करते थे तितलियां, अंडे ले करती थी। दैट इज ऑल्सो इवोल्यूशन, किसके लिए, सर्वाइवलिटी के लिए। अब तितली आएगी, तितली आगे पत्ते बैठेगी, जैसे ही वो एग ले करने लग जाएगी उसको क्या दिखेंगे, प्लांट्स के डोट्स, डोडे टाइप। लेकिन दिक्कत क्या है, फिर क्या हुआ, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो क्या सोचेगी कि अगर मैं एक पत्ते पे अपने अंडे ले कर दूंगी जहां पे पहले ही एग है, तो फिर क्या होगा, आगे चल के बच्चों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या, फूड की कमी रह जाएगी। फिर वो क्या देखती थी, फिर वो क्या देखती थी, फिर वो ऐसे पत्ते देखती थी जहां पे वो डोडे नहीं है। लेकिन पौधों ने तो इवोल्यूशन किया, सब पौधों पे क्या आ गए, डोडे आ गए। अब फिर क्या हो, मजबूरी थी, अंडे लैग करने पड़ेंगे, तो तितलियों ने क्या किया, तितलियों ने एक ही पत्ते पे डोडों के साथ ही अपने क्या करने स्टार्ट कर दिए, एग ले करने स्टार्ट कर।
और समस्या फिर से वही आई। अब भी क्या है, एक तो आर्टिफिशियल है, इवोल्यूशन के थ्रू हुआ, असली में क्या, अब फिर से लार्वा है, वहां पे दो कैटरपिलर नहीं होंगे, दो लार्वा नहीं होंगे, लार्वा क्या एक्चुअल में एक ही है, दिखने में कैसा लगेगा, दो, बिकॉज प्लांट्स ने कैमोफ्लेज कर लिया। आया फिर दिक्कत हुई, फिर से उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, और फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद फिर इवोल्यूशन हुआ। क्यों इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि अभी भी समस्या नहीं सुधरी थी। तो प्लांट्स ने क्या कर दिया, प्लांट्स ने टॉक्सिन्स रिलीज करने स्टार्ट कर दिए। क्यों, कि अगर हमारे पौधों के पत्तियों के ऊपर क्या है, बैठेंगे और हमारे अंदर टॉक्सिन्स होंगे, तो जब इनके लार्वा कैटरपिलर खाएंगे तो ये क्या करेंगे, मर जाएंगे। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो है इवोल्यूशन ऐसे बढ़ता है, और इवोल्यूशन के दोनों चीजें हैं, आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। और होता कहां से है, विद इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। और म्यूटेशन हमेशा कहां होगा, आपकी बॉडी के, ठीक है। एक चीज सुनो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, साइंस टेक छोड़ो। कल मेरे पास एक मैसेज आया, ठीक है, पर्सनल स्टोरी नहीं बता रहा हूं, तुम्हारे काम की चीज है, सुनो। कहां गया, मैं वो मैसेज ही पढ़ के सुना दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, उसने कहा कि सुनो अभी, सर एक नया केस है, एक जुडिशियल ऑफिसर है अमन शर्मा, जिनकी एज होगी कोई 30 साल की, ठीक है। उनकी वाइफ भी नौकरी में है और उनकी लव मैरिज है, बिकॉज द बोथ द पर्सन लाइक ईच अदर, ओके फाइन। फिर भी उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। उसकी वाइफ और उसकी साली जो आईएएस है उसे हरास कर रहे थे, उसकी वाइफ और उसकी साली। अब वो क्या है, वो जुडिशियल ऑफिसर है, उसकी वाइफ आईएएस है, उसकी साली भी आईएएस है। मतलब ऐसा नहीं है कि हरास करने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब जो जॉब में ना हो उनको तो हरास कराया जा सकता है, हरास कर रहे हैं। सर क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ होते हुए फिर भी लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं। और सर इन्हें जुडिशियल नॉलेज भी है, नॉलेज भी होगी क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर है, बहुत सारे रास्ते होंगे, समाज को साथ लेके चल सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है उनको साथ लेके चल सकते हैं। यही थोड़े ना, केवल यही ऑप्शन थोड़े ना बचा है कि आप क्या करो, आप सुसाइड कर लो। और ऐसे बहुत सारे केस है जिनमें आईएएस आईपीएस और आर्म फोर्सेस या पुलिस ऑफिसर या फिर एक्ट्रेस या एक्टर भी शामिल है जिन्होंने ये सब किया है। क्या सर यही मानसिकता रह गई है लोगों की कि बस सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या फिर लोग अपने आप को जान नहीं पाते, ठीक है। खुद को जानना सबसे जरूरी होता है, खुद को जानना सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो खुद मतलब इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे लगता है सर कि लोगों को खुद में खुश रहना चाहिए, ज्यादा किसी को हावी नहीं होने देना चाहिए। बस जो ठीक लगे बाकी सब इग्नोर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। कोई ज्यादा बोले तो बिल्कुल अलग हो जाओ, ज्यादा लाइफ में चीची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका सवाल यह है कि एक तो हरासमेंट आ रही है ऐसे ऑफिसर को। पहला सवाल तो यह कि वास्तव में लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। आप में से किसी को कोई लोग जानते हो जिनको लगता है कि लोग वास्तव में सुसाइड कर लेते हैं, देखा हो किसी ने, कोई नोन हो फैमिली में, फेज के थ्रू गया से, चलो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग। पहली तो बात, जो तुम्हारा और जो तुम्हारी है, वो जो तुमसे कहता है कि मैं फांसी खा लूंगा, मत यकीन कर। उसने कहा कि मैंने फांसी भी खाई है, बहुत हार्ड होता है भाई, बहुत हार्ड होता है फांसी खाना, पहली बात, ठीक है। और मैं जानता हूं जिन लोगों ने फांसी खाई और बच गए, यहां पे निशान हो जाते हैं भयंकर वाले, ठीक है। यहां पे निशान अगर बच गए तो, अगर वो कह रहा है ना कि उसने फांसी खाई है, अगर निशान नहीं मिलते, देखो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। बट स्टिल अब बात ये होता है कि सर वास्तव में सुसाइड, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब बात ये है कि सर मतलब इंसान मानसिक तौर से स्ट्रोंग कितना है, ये उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी पोस्ट क्या है। और जो लोग सुसाइड करते हैं वो मानसिक तौर से कमजोर होते हैं, पहली बात है, बड़ा डिफरेंशिएट, ठीक है। एक और मैं अपनी तरफ से केस बताता हूं।
यूपी कैडर में एक आईएएस हुआ करते थे, बहुत धार्मिक इंसान किस्म के इंसान, भगवान को मानने वाले, सब कुछ ये वो। शादी कर ली अच्छे खानदान की लड़की से, ठीक है, लड़की वो पूरा वेजिटेरियन, लड़की खाने वाली नॉन वेज, ठीक है। अब उनकी इसी बात पे झगड़ा हो कि तुम नॉन वेज खा रहे हो, कहते नहीं खा रहे हो। शिवरात्रि का दिन था, उसने कहा कि आज भोले का दिन है, मैं भगत, तू मेरे सामने नॉन वेज नहीं खाओगी। उसने कहा मैं तो खाऊंगी, मेरा मन कर रहा है, बिकॉज इट्स माई चॉइस ऑफ फूड, ठीक है। और उसने कहा कि हो गया झगड़ा, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, उसने कह दिया कि जा मर जा। नोएडा में आके रेल के नीचे लेट गया, मर गया, यंग, वेरी यंग, ठीक है। तो इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आप किस पोस्ट पे हो, आप कैसे हो, उसका आपकी मानसिक स्थिति से कोई लेना देना। पहली बात, टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत अच्छा पढ़े, आपने बढ़िया रट्टा मारा, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वही पेपर में आ गया, आपको जो सबसे बढ़िया आता था वो इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया, और आप देखो, जिसने मेंस लिखा है और जो आईएएस आईपीएस बना, जिसकी मतलब जिसकी रैंक आई है, जिसका लिस्ट में नाम है, उसमें और दूसरे आदमी में ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि भाई जो उसके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, देखो ये मेरा पर्सनल मानना है, सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, मेरा पर्सनल मानना कि जो तो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे वही मेंस में लिखने को आए, और जो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वही इंटरव्यू वाले ने पूछा। लक, दैट्स हाउ लक काम करता है, इतना लक काम करता है, इससे ज्यादा लक काम नहीं करता है यूपीएससी में, ठीक है। कि तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर तो कुछ नहीं हो, फिर प्रीलिम्स से नहीं निकलेगा। तो इसका मैंने रट्टा मारने में बढ़िया हूं, मेरी किस्मत चमक रही है, तो मुझे बड़ी पोस्ट मिली। हाँ, अगर तुम टॉप 20 को देखोगे ना और तुम 600 वाले को देखोगे, वहां पे फर्क दिख सकता है, वहां पे फर्क वास्तव में दिख सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा फर्क वहां पे भी नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर मानसिकता का क्या है। देखो, कई बार सुसाइड करने वाले लोगों के साथ में एक दिक्कत होती है, एक तो मानसिक रूप से कमजोर, और इंसानों को कुछ दिखता नहीं है। इंसानों को दिखता क्यों नहीं है? देखो, हमने क्या किया है यार, हमने अपने माँ बाप से बात करनी छोड़ दी। बचपन में क्या होता था, बचपन में एक तुम फंडा देखो, बचपन में क्या होता था कि हम घर से आते थे, हम घर पे सबको सब कुछ बताते थे घर वालों कि मम्मी आज उसने शॉर्पनर छोड़ लिया, आज उसने उसको पेन मार दिया, मम्मी आज उसने उसकी शर्ट पे ये लिख दिया, मम्मी आज मेरा शॉर्पनर चोरी हो गया, आज मेरा वो इरेजर चोरी हो गया, ठीक है। आज मम्मी मैं खाना खा रहा था, उसने मेरे मिट्टी फेंक दी मेरे ऊपर, मैं रोने लग गया, मम्मी आज उसने पोटी कर दी थी। सब बताते हम, मम्मी मम्मी मैं उसके साथ बैठता था, आज वो नहीं आया, वो वाला बैठ गया मेरे साथ, वो सारा दिन बोलता रहा, बोलता मुझे पसंद नहीं था, मैम ने मेरे साथ, हम सब बताते हैं। स्ट्रेस तो बच्चे को भी है ना, लेकिन हमारे पास कोई बताने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अपने बाप से या अपने फादर साहब से अच्छे से बात, ठीक है, वो किया, आपने भी किया, चलो आपने भी किया, चलो अच्छी बात किया। विजेंद्र, हर रोज किया करो, अपनी मदर से बात किया। हाँ, हो सकता है तुम्हारी मम्मी चिढ़ के कह दे, हाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बाहर छिपी जा रही है बेफालतू में, लेकिन है ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप अच्छे हैं, रिलेशनशिप बुरे हैं। तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारे पास बात करने के लिए इंसान है, अच्छी बात है, डोंट वरी। लेकिन यहां पे जो रिश्ते बन रहे हैं रिलेशनशिप वाले, वो बहुत कमीने तरीके से बनते हैं। दे आर बेस्ड ऑन एक्सचेंज, कि कुछ बदले में मिल रहा है, कुछ बदले में दिया जा रहा है, तब तक वो चल रहे हैं। और तुमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ कह दिया, देन व्हाट विल हैपन, सामने वाला चिढ़ गया, तुम चिढ़ गए, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारा मेंटल पीस जो था उससे ज्यादा बेकार हो गया। भाई बहनों में भी ऐसा ही है, भाई बहनों में भी ऐसा ही कि अगर तुम अपने भाई बहनों की ज्यादा अच्छे से मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ठीक चल रहा है, ठीक है। अगर वो चिढ़ गए तो फिर 2 दिन बात नहीं कर रहे, तुम कह रहे मारूंगा, फिर तो कहते छोटा है क्यों मारना है, ठीक है। तो सिर्फ छोड़ के माँ बाप ही ऐसे, बात किया करो खूब। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए, तुम बात किया और उनको बात बताया करो। बात बताया क्या है, जितनी लाइफ तुमने देखी है ना, आज तुम्हें ये जरूर हो सकता है कि तुम्हें साइंस के 2 अक्षर याद आते हो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती हो, ठीक है। ये हो सकता है कि तुम्हें ये पता हो कि मैथ में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, a+b का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, जो तुम्हारे फादर को नहीं पता हो। लेकिन इस समझदारी की जब बात करोगे ना, जिससे दुनिया चलती है, वो किस पे चलती है? समझदारी पे। दुनिया a+b का होल क्यूब से नहीं चलती है, ना वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से चलती है, ना वो स्पेस टेक्नोलॉजी से चलती है, और ना ही वो
इस बात पे चलती है कि क्या है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर है, ठीक है, मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए, ठीक है, और रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट नहीं चलती है इस बात पे। तुम्हें कह सकते हो रिवर्स, भाई वो बैंकिंग सेक्टर चलता है, लाइफ नहीं चलती है। बैंकिंग सेक्टर नहीं था तब भी लाइफ चल रही थी, बैंकिंग सेक्टर नहीं था तब लाइफ चल रही थी ना, बार्टर सिस्टम था ना। ये तो मॉडर्न टाइम है तब रेपो रेट आ रहा है, लाइफ तो पहले भी चल रही थी। तो जिससे लाइफ चलती है वो है समझदारी, ठीक है। और समझदारी किसके पास है, वो हमेशा तुम्हारे माँ बाप के पास रहेगी रहेगी ज्यादा। तो बात क्या करो, हो सकता है तुम्हें डांट दे, हो सकता है तुम्हें कुछ कह दे, लेकिन भाई वो जो तरीका बताएंगे ना उससे बेहतर तरीका नहीं है। आज तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम्हारा बहुत जिगरी खास है, तुम्हारा खास भाई है, वो तुम्हें बताने में ये सोच जाएगा कि अगर मैं इसको सही बात बताऊंगा तो क्या पता है मेरे से आगे निकल जाए। तो हो सकता है वो एक बार छुपा के गलत बता दे, और तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुश है तुम्हारे साथ, कहता है कि आई विल प्राउड ऑफ यू कि तुम अच्छा करो। भाई जब मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं और मेरा वो बंदा बंदी जाके प्राइवेट नौकरी कर रहा तो मेरी भी सुलगती है कि साला अगर वो हो जाएगा, नो जॉब लग जाएगा तो कहीं दही और चांस ना बना ले, सबके मन में डर है। तो उस हिसाब से मैं भी अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर, ये दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, सच है ये। तुम लोग हंस रहे हो, तुमको हंसी आ रही है, और मैं हर एक क्लास में कहता हूं कि जो हंसने वाली बात हो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात, तो तुम्हें पेरेंट्स मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, हमने पेरेंट्स से बात करनी बंद कर दी। दोस्तों को क्या बताऊं यार मैं, अब बात आती है कि सर किसी से बात कर लेते, सुसाइड क्यों कर लेते, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी। मैं क्या बताऊं किसी, पहली तो बात साला मुझे खुद को नहीं पता, क्या बताऊं मैं, मतलब अगर मुझे खुद पता हो कि मैं क्या फील कर रहा हूं तब तो किसी को बताऊंगा, और नहीं फील कर रहा हूं तो क्या बताऊंगा मैं। होना चाहिए ना, अगर मेरे हाथ में दर्द है तो मैं बताऊं डॉक्टर को दर्द है, कुछ है। जब मुझे खुद नहीं समझ रहा मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, और ऊपर से मैंने इतनी बड़ी इमेज बना रखी है कि हर कोई मुझे जज कर रहा है। मैं जज नहीं कर, मैं कितना ही फ्रैंक हो जाऊं, मैं नहीं जज करूंगा, नहीं जज करूंगा, दूसरे तो कर रहे हैं जज। और कौन मेरा दोस्त है सही, है कोई दोस्त नहीं है दोस्त। और तुम्हें मिले तो बहुत अच्छी बात, मेरे पास है अच्छे दोस्त, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी भी तो लिमिट्स है ना यार। तो मैं किससे बताऊंगा, मैंने सोच के ये किया था शादी कि भाई मैं लाइफ लॉन्ग जिसके प्रति डेडिकेट रहूंगा, जिसके साथ मैं रहूंगा, वो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। होना क्या चाहिए वो समझे। अब सवाल ये उठता कि सर लव मतलब अरेंज मैरिज हुई हो तो चलो हम नहीं जानते एक दूसरे को, नहीं समझते, ये नहीं करते वो नहीं करते, ठीक है, कि भाई सेपरेट पर्सन आ गया मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करूं, नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ये केस तो लव मैरिज का था, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तुम्हें क्या लगता है लव मैरिज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है? नहीं, लोग साथ थे, ठीक है, दोनों लोग कामयाब हो गए, और दोनों में से एक भी कामयाब हो गया, हो गई शादी। नहीं तो वो कहीं कर रहा है, वो कहीं और कर रहा है। यही है सोसाइटी का सच, ऐसे हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, अगर दोनों में, अब उन्होंने क्या सोचा, अब ये बात है, अब लोगों के साथ ये साइकोलॉजी, पुरुषों के पास तो मतलब इस मामले में बुद्धि बहुत कम है। क्या सोचते हैं कि यार ठीक है, इसको किसी और को अनजान को झेलूंगा, इससे अच्छा इसको झेल लूं। और लड़कियां किस बात, 85% लड़कियों की शादी किस बात भी होती है कि हमें घूमने को मिलेगा, हमें घूमने को मिले, हमारे पेरेंट्स नहीं दा रहे हैं। पेरेंट्स ने क्या किया है, अरे आज के टाइम पे इतना बुरा हाल, अगर तुम नॉर्मल कहीं हंस रही हो, नहीं यहां नहीं हंसना, मम्मी जाओ वहां पे, शादी हो जाए तो अगले घर पे जाके करना, ठीक है। ये एक तो दादी नानी ने इतने ताने फरस पे कर रखे हैं कि जो कुछ भी होगा, चूड़ी पहननी है आगे जाके पहनना, लिपस्टिक लगानी है आगे जाके, नेल पेंट लगानी है आगे, जो करना है मेकअप करना आगे जाके करना, हमारे कुछ नहीं करना, ठीक। वहां जाके करो तो वो एक और बैठी है, उसको ये सिखाया गया है कि भाई सारा काम यही करेगी, अपने घर से कुछ नहीं करके आई। तो समाज है। अब इस सब चीजों में काम, अब लोगों तरह हर जगह प्रेशर है, पढ़ोगे तो प्रेशर है, ठीक है, लाइफ में रहोगे तो प्रेशर है। अब जो इंसान नहीं झेलेगा वो करेगा क्या, सुसाइड ही करेगा। अब रही क्या बात, जिसके पास समझदारी है, जिसको पता है कैसे ट्रिक करना है। अब तुम बोले
कि अरे सासू माँ नया आया है, आओ आपको भी करती हूँ, आपके बाल ब्लैक हो गए आपके, उसको नहीं करना है क्या? उसको नहीं जवाब दिखना है। उसको एलर्जी इस बात से नहीं कि तुम मेकअप कर रही हो, उसको एलर्जी किस बात पे है कि घर में एक 30 सालों से एक बैठी है जिसको हाई स्टेटस मिला था, उसके कंपटीशन में कोई आ गया है जो जवान भी है, जो खूबसूरत भी है, तो तुम बचा हुआ मेकअप क्या करो, अपनी सास के लगा दो, बची हुई डाई अपनी सास के लगा दो, सास भी खुश। और दो व्हाट दिस इज समझदारी। अब वो बैठी कहीं और कुड़ रही है, तुम बैठे कहीं और कुड़ रहे हो, फिर तो या वो तुम्हें मारेगा या तुम उसको मारोगी, डिपेंड करता है कौन किस पे हावी रहता है। और दोनों बराबर के हैं तो उधर से वो बोल रही, उधर से वो बोल रही है, और एक स्ट्रोंग है तो वो झापड़ दे देगा उसको। हर एक केस में ये है, महिला हस्बैंड वाइफ के केस में भी है, दोस्तों के केस में भी है, क्योंकि जो दोस्ती होनी थी क्योंकि यही तो है ना। और समझदारी है क्या? समझदारी यही है चीजों की, लाइफ की। तुम्हारी शादी होगी, वो तुम आए, अब उसके पास कोई है नहीं, सारे दिन तुम ना रही हो, तुम्हारी माँ की झगड़ा उसके साथ, उसके पास कोई है नहीं, तो वो क्या करेगी? आती तुमसे कंप्लेन करेगी, उसके पास कोई है ही नहीं कंप्लेन करने वाला, तुम्हारी मदर ऐसी है, ये है, वो है ऐसी। अब तुम रिएक्शन पे आगे हो गए, चढ़ गए, आगे उसकी बातों में, मेरी बीबी मेरी वो, तो मां से गए, ठीक है, और तुमने उसकी साइड ले ली, तो फिर तुम सोफे पे सो रहे हो बाहर। तो उस टाइम पे क्या, और जो आदमी क्या है, जो आदमी उस टाइम पे रिजिड रह गया कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, वो फिर बाद में मारा गया। समझदारी, मिडल पाथ, बुद्धा। और हिस्ट्री क्या सिखाती है? हिस्ट्री यही तो सिखाती है। अब यूपीएससी में हिस्ट्री पढ़ना क्या जरूरी है? चलो मान लिया कि भाई इकोनॉमी पढ़नी जरूरी है, कल को रेपो रेट हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट पढ़ना जरूरी है, इन्वायरमेंट में क्या ग्लोबल वार्मिंग, ये तो भाई करंट के सिस्टम है, कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये टेक्निक आई है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया कि आपको स्टेपल बर्निंग वगैरह ये रोकनी है, जरूरी। हिस्ट्री क्यों पढ़ना जरूरी भाई? हिस्ट्री का क्या काम है? क्या काम है हिस्ट्री का? कोई काम है या फिर ऐसे सब्जेक्ट दे दिया है? कोई काम? खुशी कैसे टैकल किया जाए, और कोई कुछ ऐड करना है? इन्होंने बोला कि पास में कुछ, हिस्ट्री का यही काम है। हिस्ट्री पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो ये बताएगा कि भाई उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, वो ये बताएंगे कि कैसे जमीन हड़पी जाती है। अंग्रेजों ने किया दत्तक पुत्र का कंसेप्ट, ठीक है, सब। और जब तुम्हें देखो, तुम्हें मैच करना हो, मिक्सअप करना है। अब ये थोड़े ना आएगा, साइंस में टेस्ट में देखा ना तुमने, टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है? टेस्ट में ये थोड़ा पूछा जा रहा है कि कितनी स्टेज है, 4 स्टेज है, 5 स्टेज है। पढ़ा के तो मैं ये गया कि पीएसएलवी की 4 स्टेज है, पोलर सिंक्रोनस है, ये है, वो है। सर सवाल में तो ऐसे नहीं आया, क्यों आएगा सवाल में ऐसा? उसमें तो ये दिया हुआ है कि भाई जीएसएलवी के मुकाबले पीएसएलवी में भी क्या है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, सॉरी क्रायोजेनिक इंजन है। जीएसएलवी में तो है, पीएसएलवी में नहीं है, तो वो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हिस्ट्री में भी यही है कि जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो गए उनसे समझो, समझदारी डेवलप करो और उनको अप्लाई करो। तो सीधा सा साफ सा रीजन ये है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनके पास एक बेसिकली एक समझदारी की कमी होती है, और दूसरी चीज उनके पास कोई होता नहीं है बात करने का। और इसका अगर आपके मन में ख्याल आते हैं बहुत बुरे, देखो पता है क्या बात, तुम्हें बहुत डर लगता होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के पास बैठोगे, वो बैठते तुमसे पूछेंगे क्या चल रहा है लाइफ में, और तुम्हारे पास कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये पढ़ाई का है, और रिजल्ट पूछो। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें यार, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ, बात करो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे दोस्तों की बात सुन के वो ये भी कह दें कि यार नहीं इतनी बात नहीं करनी है वहां पे, यार दोस्ती करने थोड़े जाते हो, ये उनकी बात भी सही है क्योंकि उनको पता है। और ये बात ध्यान रखना, मैंने पहले दिन भी किया था, स्टार्टिंग में जो बहुत सारे लोग आए थे, पहले कुछ दोस्त, पहले कुछ लोग आए, हर बैच में होता है, हर जगह यही होता है, पहले कुछ लोग आए फुल पढ़ रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। लड़कों के अपने अलग फंडे हैं, इतना पढ़ के दिखा रहे थे, कहां गए सब? अल्टीरियर मोटिव कुछ भी हो सकता है।
अगर अल्टीरियर मोटिव पढ़ाई करना होता तब भी पढ़ रहे होते, अब तो नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो दीवारों में सर मारे इधर उधर घूम रहे हैं। देन अब क्या हुआ, अब चीजें बदल गई, पहले कुछ दोस्त थे, पहले कोई अलग बैठते, तब कैसे दोस्त हो गए, और जो अब तक साथ बैठ रहे पूरे बैच में, उसका भी क्या भरोसा है यहां से खत्म होने के बाद में दोस्त रहोगे। मतलब कोई सर्टेन ही नहीं है, तो माँ बाप की बात भी ठीक है कि भाई इतनी यार, और क्यों रखनी है यारी दोस्ती अगर कोई तुम्हारे काम ही नहीं आ रहा है तो। कोई तुम्हें ये कह रहा है घर से खाना ला, बहुत बढ़िया, तू मेरा दोस्त, खाना लेके आ रहा है भाई, एनसीईआरटी पढ़ा दे मुझे, ये अगर तुम्हें कोई काम का ही काम नहीं कर रहा, सारे दिन गप्पे हाँ कर रहा है, अरे नहीं 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 मेरे बॉयफ्रेंड ने आज ऐसे कर दिया, नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड, अरे वो चीखती रहती है, तुम्हारे लिए काम की बात क्या है। या किसी ने ये कह दिया कि अरे हमारे पड़ोस में ये था, हमारे पड़ोस में ये एमएलए है, वो है, मेरे 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 अंकल आईपीएस थे, वो राजस्थान में ये वो फलाना, आज मुझे यहां से, क्या है तुम्हारे काम का, है कोई काम का चीज नहीं। तुम्हें लाके रोटी खिला रहा है, तुम्हारे नोट्स बना दे रहा है, तुम्हें एनसीईआरटी सिखा दे रहा है, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दे रहा है, तब तो तुम्हारा दोस्त है काम का। वरना फिर जो तुम्हारे ऐसे हाँ कर, उसके अंकल से तुम्हारा क्या मतलब, आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, तुम्हारे घर सैलरी देने आएंगे, इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, इंटरव्यू पैनल में बैठे तब भी मानो कि अरे ना तेरे आते ना इंटरव्यू, फिर तो काम का है कि भाई जब मैं जाऊंगा इंटरव्यू में तो मेरी सिफारिश लग जाएगी। ऐसे आईपीएस तो बहुत सारे हैं, हर साल निकलते हैं 180, सॉरी 180 आईपीएस निकलते हैं, सॉरी आईएएस निकलते हैं, मैक्सिमम 180 की स्ट्रेंथ है, बहुत सारे निकलते हैं 200 250 220 240 हर साल। बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है, लेकिन उसकी वो तो तब बड़ी बात है जब तुम खुद बन रहे हो, कोई और है उसका भी अंकल है और सारे दिन तुम्हें यही बातें गिनाए जा रहा है, तुम बात खत्म कर रहे हो, तुम्हें लेके वहां तक लेके जा, शॉप तक लेके जा रहा है और फिर कह रहा है वापस आओ, धूप में तुम जा रहे हो क्योंकि यारी दोस्ती के चक्कर में, और यारी दोस्ती यहां से जाने के बाद रहेगी भी नहीं। है कोई फर्स्ट का दोस्त अब तक, कितने दोस्त थे फर्स्ट में, 40-50 दोस्त थे और हर एक मौके पे मिले, स्कूल खत्म दोस्त खत्म, एक आध होंगे यार, मैसेज तो मेरे भी 7th क्लास का है, पर कितने दिन मिलते हो, हर रोज मिलते हो उससे, वही तो बात है। तो यहां पे भी कितने हैं, यहां पे 60-70 लोग होंगे, उसमें से एक ये बात बोल रहा है, तो थोड़ा सा हो जाओ, सेल्फिश होना भी समझदार होना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइड में जो बैठा उसका बैग उठा के फेंक दिया कि चल भाग जा, सारे दिन ये बात करता रहता है, ऐसा भी नहीं करना है, वो बेवकूफी है, वो समझदारी नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है तो जिसको लगता है, ठीक है, बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल आए, और मैं तुम्हें एक बात, तो वो गलती हमारी तो है ना। एक तो उस महिला ने 40 साल काम किया, 40 साल नहीं तो ये लगा लो 30-25 साल काम किया है, ठीक है, ऊपर से जाके तुम पहले बताते थे मम्मी मम्मी मम्मी, ठीक है, अब तुम करते हो मम्मी, अब तुम काम की बातें करते हो। देखो जो इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है ना, उसके पीछे भी कोई रीजन हो, दुनिया में एक ही इंसान ऐसा जो बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, या तो वो बीमार है या फिर वो अकेला है। और तुम एक बात सोचो, जब कभी भी तुम यहां आ रहे थे तो वापस आते टाइम तुम्हारी मम्मी रोई होगी, तुम्हारे पापा तो रोए नहीं होंगे, ठीक है। मम्मी को लगा होगा कि हाय जा रहे हैं बच्चे, तुमने कहा क्या, कहता कुछ नहीं बस ऐसे ही, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि उसको पता है भाई कि ये सारा दिन मुझे पकड़ के घूमते रहते थे, अब ये बड़े हो गए और ये बात भी नहीं करते। और सही बात है, हम बैठते हैं तो हमारे हाथ में फोन रहता है, अब हमारे पास होती नहीं है बातें, हम बड़े हो गए हैं, हमें लगता है कि अब क्या बात करें इनसे, तो हो जाएंगे वो चिड़चिड़े भी ठीक, तुम बात तो करो। और वो प्रोसेस एक दिन में ठीक नहीं होता है, उसमें टाइम लगेगा बहुत। किसी का कुछ हो रहा है, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि करना चाहिए, बहुत गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बात मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, आज लिखवा लो चाहे कल लिखवा लो, जो आज सिचुएशन है तुम्हें लग रहा है मर जाओगे मर जाओगे, एक स्टेप आगे चलना, नहीं मरोगे। तुम्हें लगता होगा कि बहुत डिफिकल्ट है जिंदगी, लेकिन इससे अब जब आगे जाओगे ना तो इससे और डिफिकल्ट आएगा, तब लगेगा मर जाओगे मर जाओगे, उस टाइम पीछे देखना,
कि हाँ मर जाते तो मतलब मरे तब नहीं, उस टाइम पे भी नहीं मरोगे। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत करके अपने, और जिनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोगों के पास ट्रोमा होता है। ठीक है, कुछ लोगों का ट्रोमा होता है कि मतलब दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, पुरुष स्त्री की बात, दुनिया में दो तरह के, अच्छे लोग बुरे लोग। ठीक है, आपस में टकराते हैं, कोई बुरा इंसान किसी अच्छे इंसान, मतलब किसी के साथ भी गलत कर, तो हो सकता है वो मेरा ट्रोमा हो जाए। उन चीजों का ये है, और वो ट्रोमा ऐसे नहीं आता है, आप ठीक चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रिगर कर जाते हैं बाद। तो उसका सबसे अच्छा इलाज है अपना सुबह उठा करो और जितनी ऑक्सीजन ले उतनी ऑक्सीजन लिया करो। ऑक्सीजन से कुछ नहीं है बढ़िया। जो तुम्हें ये लगता है ना कि मुझे मतलब सारा दिन बदन टूटा रहता, नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, बॉडी दो तरह की होती है, वन बॉडी इज ऑक्सीजनेटेड बॉडी, सेकंड बॉडी इज कार्बोक्सिलेटेड बॉडी, कार्बोनाइज्ड बॉडी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है वो रहता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा बढ़ाना है। तुमने वो देखा है आज के टाइम पे कितना % ऑक्सीजन है? लगभग 20%, 21%, 20% मान ले। कान खजूरा देखा तुमने? ठीक है, कितना साइज, इतना साइज होता होगा, कुछ कुछ तो इतने साइज के होते हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल धरती पे 60% था ना, तो वही वही कितना बड़ा होता था पता है? 2 फुट तो चौड़ा और 13 मीटर लंबा। 13 मीटर, फुट की बात नहीं कर रहा हूं, 13 मीटर लंबा कान खजूरा। जब भी क्या होगा, जब भी किसी भी प्लेनेट पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, वैसे ही शारीरिक और विकास बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स के बड़े होंगे। आज के टाइम पे डायनासोर, और क्या पता है क्या है, छिपकली भी, छिपकली किसी टाइम पे लिजार्ड का साइज बहुत बड़ा होता था और अब श्रिंक हो रही है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का साइज कम होगा, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज भी कम होता जाएगा। एंड ये मैं नहीं कर रहा, साइंस मान रही, इवोल्यूशन मानते हैं चीज को। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। मेडिटेशन किया करो, बहुत सारी है। और ये मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि धर्म से बाबा बन जाओगे, ये बन जाओगे, नहीं, उसका कुछ नहीं है। तुम्हें मन की शांति मिलेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जिसका दिमाग कंट्रोल होगा उसके पास एक चीज होती है। तुम सोचते हो अच्छा आज मुझे पढ़ना है, अच्छा अमन सर ने क्या कराया था, ये कराया था, ठीक है, अरे नहीं उसने कोनी मार दी थी, बैठा था। अब बदतमीज है यार वो, 2 दिन हो गए हैं पीछे बैठ के बात करता रहता है, आज कोनी भी मार दी, पिटवा दूं क्या? ठीक है, चेन नहीं यार, मतलब अब मैं कुछ बोलूंगी तो मतलब क्लास में ये हो जाएगा कि यार मतलब ये बदतमीजी कर रही है। गलती से भी लग सकती है, नहीं गलती से लग रही हो तो दोबारा ही क्यों हुआ ये? अच्छा नहीं हो सकता है गलती, नहीं मैं ही क्यों मान के चलूं, सारे के सारे लड़के बदतमीज हैं, ये इनको कोई मतलब ही नहीं है, सारे क्लास चिल्लाते रहे। काम क्या था? दिस इज नोन एज ओवर थिंकिंग। और जब आपका दिमाग स्ट्रोंग होगा, जब आप मेडिटेशन करोगे, तो ये आप कभी नहीं करोगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि जब भी आप ये सोचने लग जाओगे, आपका दिमाग बोलेगा तो फिर बकवास बात मत कर, जो काम है वो काम, बिकॉज वो आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा देता है। दैट वो आपको बाबा नहीं बनाएगा, दैट इज द ओनली मैट्रिक। और ठीक है, जिसका, और दुनिया में 2-3 तरह की ताकत है, शारीरिक ताकत, मानसिक